Hello students, on the behalf of ARMS Digital, this is your mentor, motivator and guider सागर मिश्रा। पिछले लेक्चर में पिछले रिकॉर्डिंग में हम लोगों ने देखा था अबाउट द लाइफ प्रोसेस इंट्रोडक्शन और उसके बाद हम लोगों ने एंड किया था टॉपिक न्यूट्रिशन, ह्यूमन में न्यूट्रिशन एंड ऑल। इन दिस वीडियो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक ऑफ दिस रेस्पिरेशन। हमारा ये सेकेंड टाइप का लाइफ प्रोसेस होता है इन रेस्पिरेशन। व्हाट हैपेंस इन दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है। तो सेकेंड टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस दैट इज द रेस्पिरेशन। सो स्टूडेंट्स, टॉपिक इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को जब हम रिलेट करते हैं तो एनर्जी प्रोडक्शन से करते हैं, गैसेस एक्सचेंज से करते हैं। स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या है। मीन्स गैसेस का एक्सचेंज होना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना या फिर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे आपको पॉइंट ये समझना होगा, बेसिकली जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रेस्पिरेशन, सो इट इज द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। बट टू फैसिलिटेट दिस प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द गैसेस। वो गैसेस को इंटेक करना, रिलीज करना, दैट इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ते हैं, इसके बारे में समझते हैं टॉपिक को। चलो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रेस्पिरेशन इज द वाइटल प्रोसेस वेयर ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज गैसेस टू ब्रेक डाउन फूड, रिलीजिंग एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बेटा यहां से पॉइंट आप समझोगे, एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत ध्यान समझेंगे। रेस्पिरेशन को बोला जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जहां पे हम लोग गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, फूड जो हमने खाया हुआ है उसका ब्रेकडाउन करते हैं, एंड आफ्टर द ब्रेकडाउन देयर इज प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, दैट इज द रेस्पिरेशन। तो इन दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लाइक डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो, रेस्पिरेशन को हमने बोल दिया लाइक प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, बात समझिएगा एक बेसिक फॉर्म में। और अगर प्रेजेंस और एब्सेंस की बात बोलेंगे वो भी ऑक्सीजन का, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। हमें दो टाइप का रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, जहां पे एक रेस्पिरेशन होता है विच इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। भाई लोग ये पॉइंट मेंशन करेंगे, जहां पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा, मीन्स ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। So in such condition we can say the type of respiration is known as aerobic respiration. The type of respiration is known as aerobic respiration where oxygen is present. Second condition is there where there is absence of oxygen, and that condition is known as anaerobic respiration. So this two type of respiration आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हो, मीन्स जहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, जहाँ पे ऑक्सीजन का एब्सेंस है, और वहां पे हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो दैट इज द रेस्पिरेशन। अब आप बोलोगे तो रेस्पिरेशन का इंपॉर्टेंस कैसे आएगा, क्या जरूरत है। तो आपको पता है कि हमारे बॉडी में अलग अलग लाइफ प्रोसेस है, उन सभी लाइफ प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, एंड दैट एनर्जी इज फुलफिल्ड बाय दिस प्रोसेस ओनली। नाउ वी कैन सी अ फिगर इज गिवन। अभी हम फिगर को डिटेल में समझेंगे नहीं, बट ये रेस्पिरेशन के फिगर को समझाने के लिए यहाँ पे जो ये फिगर आप देख रहे हो, दिस इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स ये एक सिस्टम है जो हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंडक्ट कराने में मदद करता है, या प्रॉपर्ली फैसिलिटेट करता है। तो इस टॉपिक में, इस स्लाइड में आपको क्या देखने को मिला, सबसे पहला पॉइंट देखने को मिला रेस्पिरेशन। तो एक वाइटल प्रोसेस जहां पे एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, CO2 का रिलीज होगा, ठीक है ना, ये पॉइंट आएगा। दूसरे पॉइंट में हम लोग समझेंगे वेयर वी कैन से दैट देर इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और देर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में दो टाइप का रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलेगा। One will be known as that there is presence of oxygen, and other there is absence of oxygen, that is aerobic and anaerobic respiration. नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नाउ वी कैन से हमारा एक टॉपिक आता है दैट इज नोन एज phases of respiration. We are having an important topic that is phases of respiration. मतलब respiration process में कौन कौन से phases हमें देखने को मिलते हैं। So in this we can say that when we saw that breathing is a part of respiration, it involves only exchange of gases. बेटा ब्रीदिंग जो रहता है, जहां पे हम लोग इनहेल एक्सहेल करते हैं, ब्रीदिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली ब्रीदिंग इज नोन एज
इनहेल एंड एक्सेल। ब्रीदिंग को क्या बोलते हैं? इनहेल एंड एक्सेल। तो इनहेल एंड एक्सेल जब हम करते हैं तो ये रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जस्ट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज। अब जब हम रेस्पिरेशन की बात बोलते हैं, ब्रीदिंग की बात बोलते हैं, तो वहां पे गैसेस कौन सी एक्सचेंज होती हैं भाई? तो वहां पे ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड, दो गैसेस का एक्सचेंज हम लोग को देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। Actual respiration involves the release of energy inside the cell. So we can also call it as cellular respiration. बेटा ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। ब्रीदिंग को सिर्फ गैसेस एक्सचेंज बोला, और यहाँ पे जो आपका एक्चुअल रेस्पिरेशन होता है उसको सेलुलर रेस्पिरेशन से ट्रीट कर दिया गया, जहां पे हम लोगों को फूड मॉलिक्यूल से, फ्रॉम द फूड वी गेट द एनर्जी। फूड से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। ये पॉइंट आपको समझना जरूरी, बहुत जरूरी है। तो बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ब्रीदिंग बोलें कि रेस्पिरेशन बोलें या क्या बोलें, तो इस वाले स्लाइड से आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, और ब्रीदिंग। सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए ये पॉइंट आपके लिए इनफ रहेगा, दैट इज इनफ फॉर यू। अब इसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। रेस्पिरेशन के दो फेजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं। हाउ मेनी फेजेस? टू फेजेस। So in two phases of respiration, we are having like breathing, the first phase, and second is the cellular phase. Two phases we are having. So first of all, talking about the breathing. For breathing, we can say it is also termed as external respiration. Breathing को external respiration के form में भी हम लोग represent करते हैं. And here there is exchange of gases in particular pathway, and it takes place in respiratory system. तो ब्रीदिंग का जो प्रोसेस होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉपरली परफॉर्म होगा और वहां से गैसेस एक्सचेंज हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये हमारा एक फॉर्म, एक फेज होता है रेस्पिरेशन का। हमने दो फेजेस यहाँ पे देखे हुए हैं रेस्पिरेशन के, जिसमें से एक फेज में गैसेस एक्सचेंज होगा और वो बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम से होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। Here, there is release of energy in the form of ATP and it takes place in mitochondria. सभी बच्चों को माइटोकॉन्ड्रिया का मीनिंग पता होगा क्योंकि आपने 9th क्लास में सेल पढ़ के रखा हुआ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रोमन रिंग? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया इज व्हाट? पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस होता है सेल का। तो ये पॉइंट समझना जरूरी है। सो रेस्पिरेशन दो फेजेस मिला, ब्रीदिंग, सेलुलर। ब्रीदिंग में क्या पॉइंट्स आपको देखने को मिला? आपने देखा गैसेस एक्सचेंज। सेलुलर रेस्पिरेशन में आप लोगों ने देखा वेयर वी कैन से द एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जो सेल्स के अंदर प्रेजेंस हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कराते हैं और चीजों को और क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एनिमल्स। डिफरेंट टाइप के एनिमल्स में गैसेस एक्सचेंज कैसे परफॉर्म होता है, ये पॉइंट थोड़ा देखना जरूरी है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गन्स रहते हैं जो रेस्पिरेशन प्रोसेस या ब्रीदिंग को फैसिलिटेट करा सकते हैं। सो हेयर इज द डिवीजन। लाइक ये देखो, ये एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का फिगर है बेटा, ठीक है ना, कुछ तो मछली टाइप लग रहा है ये। और ये लंग्स का इमेज है, और ये राना टिग्रीना है। कौन है? राना टिग्रीना। साइंटिफिक नेम दैट इज ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग आप लोगों ने पढ़ के रखा होगा। तो फ्रॉग, देन लंग्स, एंड देन एक्वेटिक एनिमल्स। तीन फॉर्म में हम इसको सेपरेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स में रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ गिल्स। तो एज यू नो दैट एक्वेटिक एनिमल्स दे लिव इन द वाटर। वाटर में डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन रहता है, डायरेक्टली नहीं मिलता। तो डिजोल्व फॉर्म का जो ऑक्सीजन रहेगा वो डायरेक्टली कहां से लेते हैं? बाय द गिल। गिल्स आर प्रेजेंट, जो वाटर के अंदर प्रेजेंट डिजोल्व ऑक्सीजन रहता है उसको इनटेक करने में मदद करता है। टेरेस्ट्रियल में आते हैं तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स रिस्पायर थ्रू द लंग्स।
किससे रिस्पायर करते हैं? वो लंग्स से करते हैं। तो प्रॉपरली लंग्स प्रेजेंट रहेगा। पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, ये हम लोग पढ़ते हैं सीनियर क्लासेस में, आप जाओगे तो वहां पे पढ़ोगे लाइक लंग्स इज प्रेजेंट, तो लंग्स प्रॉपरली पल्मोनरी रेस्पिरेशन को रिलेट कराता है और वहां से रेस्पिरेशन होता है। एम्फीबियंस की बात बोलते हैं बेटा, एम्फीबियंस आपने डाइवर्सिटी अगर पढ़ा होगा तो आपको पता है एम्फीबियंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो लैंड प्लस वाटर, लैंड प्लस वाटर दोनों जगह पे रहते हैं और वहां से अपना लाइफ कंटिन्यू कराते हैं। तो लैंड प्लस वाटर दोनों जगह पे रहते हैं। एनिमल्स रेस्पायर्स थ्रू द स्किन, तो बेसिकली उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है? स्किन से होता है। स्किन जो होता है ये मेन मेम्ब्रेन की तरह काम करता है और इसी स्किन में बेसिक सा डिफ्यूजन प्रोसेस लग जाएगा। क्या लगेगा? डिफ्यूजन। केमिस्ट्री में डिफ्यूजन सबने पढ़ के रखा होगा। मूवमेंट ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड। तो यहाँ पे एक कंसंट्रेशन हायर हो गया, एक कंसंट्रेशन लोअर हो गया। अब इसके बीच में गैसेस का मूवमेंट हो रहा है, जब तक इक्विलिब्रियम ना बन जाए तो वो हम लोग क्या बोल देते हैं? दैट इज द डिफ्यूजन। तो इस तरह से अगर आप डिफरेंस देखोगे तो एनिमल्स में हम लोग एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और एम्फीबियंस में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। एक्वेटिक मतलब पानी के अंदर गिल्स की मदद से, टेरेस्ट्रियल मतलब लंग्स की मदद से ऑन द लैंड, एंड देन एम्फीबियंस मतलब जो पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं, तो बेसिकली बाय द स्किन दे आर रिस्पायरिंग और दे कैन डू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो यहाँ पे उसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए आपको समझाया गया है। ये मछली जल की रानी है। अभी देखो यहाँ पे आ गई है, पता नहीं कहाँ से। देखिए, तो इन दिस फिगर वी कैन से दिस इज अ फिश एंड एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, और ये गिल्स की मदद से कहीं ना कहीं गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। तो हम लोग ये पॉइंट पढ़ के चलते हैं। यहाँ पे आप पॉइंट देख सकते हो, लिखा हुआ है लाइक इट सेज द फिशेस टेक्स इन ऑक्सीजन रिच वाटर थ्रू द माउथ और रिलीजेज इट टूवर्ड द गिल्स। तो गिल्स के पास में वो जाएगा, गिल्स से वहां से उसको सेपरेट किया जाएगा और तब जाके उनके अंदर मतलब ये गैसेस का जो फुलफिलमेंट होता है वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो पाता है। दूसरे फॉर्म में देखते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात बोलते हैं तो टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। एयर एटमॉस्फेयर हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर, दैट इज अगेन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, दैट इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। डिफरेंट टाइप की गैसेस रहेंगी तो वहां पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी गैसेस हमें देखने को मिल जाती है। वहां पे जब एक्सचेंज होगा तो वहां से टेरेस्ट्रियल एनिमल, जो लैंड एरिया में एनिमल्स रहते हैं, जितने भी लैंड एरिया के एनिमल्स रहते हैं, वो सारे कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन प्रोसेस या ब्रीदिंग करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स इज अकर्ड इन अ स्पेशल सिस्टम कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेटा प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा और उसमें समझा होगा कि ह्यूमन बीइंग एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, इसलिए उस ऑर्गेनिज्म में हर प्रोसेस के लिए डिफरेंट टाइप के हमें सिस्टम देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? सिस्टम। तो बिकॉज देर इज प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए जो सिस्टम प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलेंगे। व्हाट वी विल से? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जैसे आपने डाइजेशन प्रोसेस पढ़ा था तो उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम था, वैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। इन रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स लाइक विच कैन बी ऑब्जर्व, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरियस पार्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स या एक्सटर्नल लेयर्स आप बोल सकते हैं, जो एक्सटर्नल फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं और एयर को एंट्री कराते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है ना। तो नॉस्ट्रल्स आर प्रेजेंट, देन after the nostrils the passage is there, that passage can be known as nasal passage। क्या बोलेंगे? nasal passage, there can be presence of a nasal passage। nasal passage के बाद और आगे जाएंगे तो there will be presence of a nasal chamber, there can be presence of nasal passage, then there will be presence of nasal chamber,
nasal chamber. Nasal passage, then nasal chamber. After that we are having pharynx. pharynx आप याद करो, आपने डाइजेशन वाले टॉपिक में भी पढ़ा था, जब ह्यूमन का हम डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे थे, तो वहां पे हमने बोला था देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन पैसेज. pharynx is a common passage for both food and air. फूड एंड एयर के लिए एक कॉमन पैसेज था जिसको हम लोग क्या बोलते थे, फेर्निक्स बोलते थे. देन फ्रॉम द फेर्निक्स देर इज सेपरेशन. अब फेर्निक्स देखो, अगर फूड रहेगा, इफ देर इज फूड, इफ देर इज फूड, if there is food, so the food will move into what? The food will move into esophagus. फूड का मूवमेंट कहां पे होगा? ईसोफेगस में होगा. फूड विल मूव इनटू esophagus, but air will move into the trachea. ईसोफेगस को हम लोग फूड पाइप बोलते हैं और ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप बोलते हैं. पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सो हाउ द डिफरेंस इज देयर, यू कैन सी. फेर्निक्स फिर आगे कंटिन्यू हो जाएगा इनटू द लैर्निक्स, वी कैन से लैर्निक्स में कंटिन्यू हो जाएगा. उसके बाद ट्रैकियल सिस्टम आएगा, ट्रैकिया हमने बोल दिया विंड पाइप, एंड देन ब्रोंकाई रीजन दिखेगा. तो ट्रैकिया का डिवीजन ब्रोंकाई के फॉर्म में देखो, इस रीजन में आपको लास्ट में देखने को मिलेगा. इन द लास्ट यू कैन फाइंड आउट देयर इज द सेपरेशन, इसी को हम लोग ब्रोंकाई बोलते हैं. ब्रोंकाई जब आगे जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स भी फिर हम लोग को अलग अलग कैटेगरी की देखने को मिलती है. लाइक ब्रोंक्यूल्स कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. ठीक है, हमें ये डिफरेंस देखने को मिल जाता है. इसके बाद हम लोग बोलते हैं जहां पे ब्रोंक्यूल सेंड होगा वहां पे एल्वियोलाई रीजन देखने को मिलेगा. एल्वियोलाई, दिस एल्वियोलाई रिप्रेजेंट्स द एयर सैक और एयर चेम्बर्स. ठीक है ना. अब यहाँ पे देखो, एक पॉइंट यहाँ पे रहता है ट्रैकिया. दिस ट्रैकिया इज गार्डेड बाय अ कार्टिलेजिनस रिंग. देयर इज C-shaped cartilaginous ring. ये जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होता है, इसका इंपॉर्टेंस ये रहता है कि व्हेन द एयर इज एंटरिंग इनसाइड द बॉडी, लाइक वी कैन से, सपोज करो ये इन्वायरमेंट से एयर की एंट्री हो रही है. जब एयर की एंट्री होगी तो ट्रैकिया एक्सपेंड हुआ रहेगा, नो डाउट. और जब यहां से एयर एग्जिट करेगा तो ट्रैकिया फिर से एक्सपेंड होगा. पर दोनों ही टाइम पे एक ऐसा रीजन आएगा जब ना तो वहां पे कोई एयर एंटर कर रहा होगा और ना ही कोई एयर रिलीज कर रहा होगा. उस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि अगर ये सी शेप्ड कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स नहीं प्रेजेंट होंगी तो ऐसे कंडीशन में ट्रैकिया कोलैप्स कर जाएगा, एंड ड्यू टू द कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया वी कैन से चोकिंग इफेक्ट विल बी देयर एंड लाइक ह्यूमन कैन डाई. तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए सी शेप्ड हमें कार्टिलेजिनस रिंग्स देखने को मिलती हैं, जो कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स रहती हैं, जो ट्रैकिया में मिलता है. फूड पाइप पे ऐसा नहीं होता, इस पॉइंट को आपको याद रखना है. ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, साइड से देख सकते हैं. और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द रिब केज. ये रिब बोन्स होती है. ये रिब बोन्स लंग्स को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करके रखती है फ्रॉम द एक्सटर्नल लाइक हार्म. अगर मान लीजिए कोई एक्सटर्नल हार्म है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये रिब बोन्स का प्रेजेंस होगा. अगर हम लोअर लेवल पे देखते हैं तो नीचे की तरफ देर इज प्रेजेंस ऑफ लाइक डायाफ्राम. दिस प्रेजेंस ऑफ अ डायाफ्राम. डायाफ्राम जो होता है ये एक मेम्ब्रेन होता है. दिस मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस, जो हम लोग ब्रीदिंग मैकेनिज्म में भी आगे देखेंगे. तो बेटा ध्यान से देखो, अभी तक जो हम लोगों ने टॉपिक देखा इसमें हम लोगों ने कंप्लीट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को देख लिया.
सारे पार्ट्स देख लिए, कैसे वो फंक्शन परफॉर्म करता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने एंड कर दिया। तो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, लाइक नॉस्ट्रिल्स, नसल पैसेज, नसल चेम्बर, फार्निक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एंड देन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंक्यूल, देन एल्वियोलस। तो इस तरह से हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है टू मेक द फिगर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। नाउ लंग्स की लोकेशन की बात बोलते हैं, तो बेसिकली लंग्स आर लोकेटेड लंग्स आर लोकेटेड इन थोरेसिक कैविटी। लंग्स का लोकेशन कहाँ रहता है भाई? थोरेसिक कैविटी में रहता है, और वो भी लाइक चेस्ट रीजन में रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, लाइक दिस इज द बॉडी ऑफ अ इंडिविजुअल, और वहां पे चेस्ट रीजन या थोरेसिक रीजन जो रहता है, वहां पे हमें लंग्स का लोकेशन देखने को मिलता है। द कैविटी विच इज प्रेजेंट इन द बॉडी वेयर लंग्स एंड हार्ट इज प्रेजेंट, that is known as thoracic cavity. And over there we can say there is presence of a lungs. These lungs act as a vital organ which helps in gaseous exchange. एक वाइटल ऑर्गन की तरह काम करता है, जो गैसेस एक्सचेंज में मदद करता है। क्लियर वर्क नहीं हुआ? और थोरेसिक कैविटी, यहां पे हम लोग इसको बोल देते हैं द एम्प्टी कैविटी और स्पेस वेयर लंग्स और rib cage is present. So like this we can say this is the thoracic cavity or the region where we can find out. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। ओके, अगला हेडिंग हमारा आता है ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग। लाइक ब्रीदिंग प्रोसेस कैसे होता है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म क्या होता है, ये टॉपिक हम लोग यहाँ पे समझने जा रहे हैं। अब ब्रीदिंग को पहले ही हम लोगों ने आगे देख के रखा हुआ है, ब्रीदिंग को इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के फॉर्म में डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं व्हेन वी ब्रीथ वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम। जब ब्रीदिंग होती है तो हम रिब्स को लिफ्ट करते हैं और डायफ्राम को फ्लैट करते हैं। कैसा करते हैं? फ्लैट करते हैं। एंड एज अ रिजल्ट वी कैन से चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर। बेटा चेस्ट कैविटी अगर लार्जर बन जाएगी तो हम लोग बोलेंगे देयर एयर कैन इजीली देयर एयर कैन एयर कैन इजीली accommodate easily accommodate। ओके, तो वहां पे एयर प्रॉपरली फिल हो सकता है, ये पॉइंट हमारा चलता है। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वुलाई। तो जो एक्सपेंडेड एल्वुलाई लास्ट रीजन रहता है, अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था, तो उसमें प्रॉपरली एयर पूरी फिल्ड हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ब्रीदिंग प्रोसेस को समझने के लिए इसको दो पॉइंट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। बेटा ब्रीथ इन की बात अगर आप बोलोगे तो ब्रीथ इन को हम लोग बोलते हैं दैट इज, क्या बोलते हैं ब्रीथ इन को? इनहेलेशन। क्या बोलते हैं? इनहेलेशन, यस। और ब्रीथ आउट की बात बोलते हैं तो व्हाट वी से फॉर द ब्रीथ आउट, दैट इज द एक्सहेलेशन। अरे छोटी क्लासेस में आप लोग देखते हो टीचर्स ये ऐसा योगा सोगा कराते हैं, इनहेल एक्सहेल, वही चीज होती है, ठीक है ना। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग इन वी कैन से द चेस्ट एक्सपांड्स, एक्सपेंशन होगा चेस्ट का, रिब्स का मूवमेंट होगा, डायाफ्राम देखो कैसे, डायाफ्राम कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, देखिए क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। लाइक इन हो रहा है तो ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, दिस पॉइंट इज गिवन।
जब ब्रीद आउट रहेगा, अब जस्ट देखो ये सारे एक्सपेंशन होंगे तो यहां से एयर एंट्री करेगी और पूरे लंग्स के अंदर पूरी तरह से फिल्ड हो जाएगी, तो ये इनहेलेशन हो गया। ब्रीद आउट की बात बोलेंगे तो यहाँ पे डायफ्राम का मूवमेंट आप देखो कैसे अपर की तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। लंग्स का जो रीजन है वो कम हो रहा है, नैरोवर हो रहा है। चेस्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो एयर जो भी रहेगी ये पूरी तरह से बॉडी से बाहर क्या होगी, रिलीज आउट हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं लाइक हाउ ब्रीदिंग इज परफॉर्म वेयर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज गिवन। ब्रीदिंग को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं लाइक इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन इज नोन एज ब्रीदिंग, तो हम इस तरह से भी इसको डिफाइन कर देते हैं। क्लियर। और उसके बाद चेस्ट और डायफ्राम का क्या रोल है वो पॉइंट भी यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। सो लाइक दिस वी कैन से द ब्रीदिंग पॉइंट्स एंड्स फ्रॉम दिस वन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एल्वुलाई। बेटा अब हम लोगों ने देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा था, वहां पे एल्वुलाई जो था वो मेन रीजन था जहां पे पूरी एयर आके फील्ड हो जाती है। अब वहां पे क्या परफॉर्म होता है ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखो इन दिस वी कैन फाइंड आउट like there is a thin wall of alveoli closely surrounded by a network of blood capillaries। एल्वुलाई की जो वॉल्स रहती है थिन वॉल्ड रहेगी और वो प्रॉपरली ब्लड वेजल से क्या रहेगी, सराउंडेड रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे हम उस फिगर को देख सकते हैं, ट्रैकिया आ रहा था, देन इट इज डिवाइडेड इनटू द ब्रोंकाई, ब्रोंक्योर डिवाइड हुआ ब्रोंक्यूल्स में, और लास्ट में हम लोग को यहाँ पे एल्वुलाई देखने को मिल गया। क्या देखने को मिल गया, एल्वुलाई। इसी एल्वुलाई को जब यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इन बिगर फॉर्म इट कैन बी लाइक, ये देखो ये ट्यूब आ रहा है और यहाँ पे एयर सैक के फॉर्म में आपको एल्वुलाई दिख रहा है। एल्वुलाई को चारों तरफ से कवर किया है किसने, ब्लड कैपिलरीज ने। ये ब्लू और रेड कलर की जो मार्किंग है ट्यूब जैसा जो आपको देखने को मिल रहा है, दीज आर द ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरी, तो ब्लड कैपिलरीज ने प्रॉपरली उसको पूरी तरह से कवर कर दिया है। और फिर हम लोग देख सकते हैं कि लाइक हाउ द एल्वियोलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन द लंग्स। तो ये एक लंग्स का स्ट्रक्चर ऐसा है, साइड बाय साइड दूसरा लंग्स होगा, सेम कंडीशन उसमें भी वैसा होगा। ऐसा नहीं है कि भाई इसमें दूसरा, एक लंग्स में दूसरा टाइप है और दूसरे में दूसरा, ऐसा कुछ नहीं है। सेम कंडीशन हमें दोनों में देखने को मिलेगी। क्लियर। और यहाँ पे जो एल्वियोलाई रहता है इसको हम लोग एयर सैक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी एयर रहती है वो उसी में जाके फिल्ड हो जाती है और वहीं से गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एयर सैक। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। अब प्रॉपरली गैसियस एक्सचेंज को थोड़ा सा यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है बाय द हेल्प ऑफ फिगर, तो ध्यान से देखते हैं। ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, प्रॉपर इसका पूरे पार्ट्स हमने लेबल कर लिए हैं। अब आप प्रॉपरली देख सकते हो, आप खुद से मेंशन कर सकते हो, हमने ऑलरेडी देख के रखा हुआ है तो वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पे एल्वियोलर रीजन को यहाँ पे एक्सपेंड करके दिखाया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैविटी रीजन दिखने को मिल रहा है। अब उसमें कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है यही पॉइंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा इसको समझने से पहले आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे समझना होगा, मैं लिख दे रहा हूं। लाइक एटमॉस्फेयर से जब एयर आती है, एटमॉस्फेयर की एयर, तो वाई वी आर टेकिंग द एटमॉस्फेरिक एयर, वी आर टेकिंग द एटमॉस्फेरिक एयर बिकॉज देर इज मोर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन दैट। ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन वहां पे क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की तो जरूरत होती है फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड कंडीशन में चलते हैं, हमारे बॉडी से जो रिलीज होती है तो हम लोग बोल सकते हैं बॉडी, उस एयर में अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें कंसंट्रेशन किसका ज्यादा होता है, CO2 का। CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। क्यों CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है तो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो वहां पे CO2 का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा, CO2 का। वो CO2 ब्लड के साथ मिलेगा और ब्लड के साथ मिलके वो कहाँ पे जाएगा, एल्वियोलर रीजन पे जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि बॉडी में या ब्लड में CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हीं दोनों गैसेस का एक्सचेंज हमें होता हुआ दिखता है। और इन्हीं दोनों गैसेस का एक्सचेंज इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बेटा ध्यान समझेंगे, ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड आर नोन एज आर नोन एज रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी गैसेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस। तो यही दो गैसेस का इंपॉर्टेंटली हम लोग देखते हैं कि गैसेस एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं।
अब ये एल्वियोलर का एक एल्वियोलर रीजन को यहाँ पे डिटेल में समझाने की कोशिश की गई है, बहुत ध्यान समझिएगा, मैं वहां पे मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो, और इसको अच्छे से समझने के लिए ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया था वो भी आप बहुत ध्यान से देखना। लाइक एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन ज्यादा है और एल्वियोलर एयर में, जो भी एल्वियोलर एयर है जो बॉडी से आई हुई है, उसमें क्या ब्लड में हम लोग बोल सकते हैं, या ब्लड की जो कैपिलरीज रहेगी, ब्लड कैपिलरीज में CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, ये आपको समझना है। अब देखो, ये एल्वियोलर रीजन है, हम बोलते हैं एल्वियोलर रीजन में एयर की एंट्री होगी एटमॉस्फेयर से। अगर एटमॉस्फेयर से एयर की एंट्री हुई है तो इसमें किसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा? ऑक्सीजन का। किसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा? ऑक्सीजन का। ध्यान समझिएगा। ब्लड कैपिलरीज या ब्लड सेल्स जो रहेंगे उसमें किसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा? वी कैन से CO2। किसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा? CO2 का, क्योंकि वो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आया हुआ है। अब यहाँ पे इस प्रोसेस को फैसिलिटेट कराने के लिए हम बोलते हैं जो मेम्ब्रेन रहेगा दैट इज परमिएबल, यानी एल्वियोलर मेम्ब्रेन जो रहेगी, एल्वियोलर मेम्ब्रेन, एल्वियोलर मेम्ब्रेन जो रहती है वो परमिएबल रहेगी। क्या रहेगी? परमिएबल। और ड्यू टू द परमिएबिलिटी वी कैन से एक कंसंट्रेशन से दूसरे कंसंट्रेशन में गैसेस का मूवमेंट होगा। तो हम बोलते हैं भाई हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में गैसेस का मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे जब हम डिफ्यूजन के कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग एल्वियोलर रीजन में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। देखो, एल्वियोलर रीजन में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन कैन मूव फ्रॉम एल्वियोलर रीजन इनसाइड द ब्लड वेजल्स। पॉइंट समझिएगा भाई, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा था। ब्लड वेजल्स जो लेकर आए थे ब्लड, उसमें किसका कंसंट्रेशन ज्यादा था? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो एज अ रिजल्ट वी कैन से कार्बन डाइऑक्साइड कैन डिफ्यूज एंड कैन गेट इनसाइड द एल्वियोलर रीजन। एल्वियोलर रीजन में वो एंट्री कर जाएगा। तो इस कंडीशन में ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस, ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रोसेस, वी कैन से हाउ द गैसेस मूव्स फ्रॉम वन रीजन टू द अनदर रीजन। तो ये होता है बेटा गैसियस एक्सचेंज। एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे लिखना पड़ता है, कंसंट्रेशन के डिफरेंस के बेसिस पे गैसेस का मूवमेंट होगा फ्रॉम वन रीजन टू द अदर रीजन, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। दोनों कंसंट्रेशन अगर इक्वली पता है तो आप गैसेस एक्सचेंज को एक बार में क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो अब अगर प्रॉपरली हम लोग देखें तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन का मतलब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन, और ह्यूमन के में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन कैसे होता है, इतने पॉइंट हमारे क्लियर हो गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं दिस वन। ध्यान समझिएगा, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, तो पढ़ लेते हैं। हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बेटा यहाँ पे स्टार मार्क करना बहुत जरूरी है, नहीं तो दिल लगाओगे क्या? दिल लगा लो। हीमोग्लोबिन 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 हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज। अब हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग बोलते हैं तो हीमोग्लोबिन को पिगमेंट बोला जाता है। लाइक वी कैन से हीमोग्लोबिन दैट इज द आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हीमोग्लोबिन से ही ब्लड को कौन सा कलर मिलता है? द ब्लड गेट्स इट्स रेड कलर। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। वी कैन से दैट बिटवीन द एल्वियोलाई एंड द सराउंडिंग टिश्यू, हीमोग्लोबिन का ही मेन फंक्शन होता है गैसेस एक्सचेंज में। एल्वियोलाई और सराउंडिंग टिश्यू के बीच में जो भी गैसेस एक्सचेंज होगा तो वो कराने में मदद करता है। सो हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इसीलिए हीमोग्लोबिन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो गैसेस का क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा। क्लियर? ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल, ब्रीदिंग की जब साइकिल होती है, जब हम लोग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, when air is taken
in and out, the lungs always contain a residual volume of air, that there is sufficient time for oxygen to be absorbed and for carbon dioxide to be released. तो बेटा यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन कर लेना, दिस वन। तो यहाँ पे रेसिडुअल वॉल्यूम का एक पॉइंट दिया होगा। ये रेसिडुअल वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है आप ध्यान से देख लो। लाइक वी कैन से दिस रेसिडुअल वॉल्यूम is a air which is present in a alveolar region, by which we can say alveolar region doesn't collapse. तो alveolar region की collapsing इसीलिए नहीं होती because there is presence of a residual volume of air जो हमेशा वहां पे बन के रखता है, जिससे कि जब भी इनहेलेशन होगा एक्सहेलेशन होगा तो कोई इश्यूज वहां पे नहीं आएंगे। क्लियर वर्क नहीं हुआ? नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट। गैसेस में कैसे एक्सचेंज होगा, ये गैसेस का कैसे एक्सचेंज होगा प्लांट के अंदर, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट चलता है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, लाइक फर्स्ट पॉइंट, प्लांट्स डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेटा ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि प्लांट्स के पार्ट्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रेजेंस नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट्स आर स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है दे आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, नो मूवमेंट कैन बी सीन, सो देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज लेस। तो हम लोग इसलिए बोलते हैं प्लांट के अंदर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है वो कम होता है, तो ज्यादा उसमें लाइक ब्रीदिंग और गैसेस एक्सचेंज इतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है कि अल्टीमेटली जरूरत है, लाइक क्या हमें जरूरत है फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड ऑल, बिकॉज मूवमेंट इज नॉट taking place, that's why we can say less energy is requirement is there. So the process of respiration is slower as compared to the animals. इसलिए हम लोग बोलते हैं कि उनके अंदर जो ये प्रोसेस होगा रेस्पिरेशन का वो थोड़ा सा स्लो रेट में होगा एज कंपेयर टू द एनिमल्स और ह्यूमन वी कैन से। देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। प्लांट्स में बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन हमें देखने को मिल जाता है गैसेस में। अलग अलग रीजन जो है वो अलग अलग तरीके से गैसेस को इजिली एक्सचेंज कर सकते हैं प्लांट्स के अंदर। द गैसेस आर एक्सचेंज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और वहां पे जो गैसेस एक्सचेंज हमें देखने को मिलेगा सिंपली डिफ्यूजन से मिलेगा, जहां पे हम लोग कंसंट्रेशन डिफरेंट के बेसिस पे गैसेस का चेंज देख सकते हैं। और हम लोगों ने स्टोमेटल पोर्स भी देखा था जहां पे स्टोमेटा से गैसेस को एक्सचेंज किया जाता है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा वो समझना बहुत जरूरी है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट, तो different regions perform gaseous exchange। अलग अलग रीजन अलग अलग पार्ट जो होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म करते हैं, इसलिए स्पेसिफिकली कोई भी स्पेसिफिक हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम उनके अंदर प्रेजेंट नहीं रहता है। तो ये पॉइंट आपको प्लांट्स के लिए समझ के रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, अब गैसेस एक्सचेंज बेसिकली कैसे होगा प्लांट के अंदर, थोड़ा सा ये पॉइंट हम लोगों को डे टाइम नाइट टाइम के हिसाब से इसको थोड़ा समझना होगा। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम की बात बोलते हैं, तो ड्यू टू द ओपन स्टोमेटा रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इज साइमल्टेनियसली डन, वेयर वी कैन से रेस्पिरेशन भी परफॉर्म हो रहा है, फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म हो रहा है, और वो साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहा है इन द डे टाइम। नेक्स्ट, CO2 इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, आपने पिछले लेक्चर्स में देख के रखा हुआ था, लाइक हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज्ड एंड देन photosynthesis process is performed where organic food is formed. Then in this condition we can say oxygen is released,
when the photosynthesis is performed. Then after that, oxygen is utilized for respiration. It can be utilized for the respiration process. Respiration is done and then CO2 is given out. तो डे टाइम की अगर हम लोग बात करते हैं तो साइमल्टेनियसली फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन दोनों एक दूसरे के टर्म्स में वर्क करते हैं और कहीं ना कहीं अपने अपने प्रोसेस को कंप्लीट कराते हैं. सिंपली यहाँ पे हम लोग बोलते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड, और इनके टर्म्स में अगर हम लोग रेस्पिरेशन की बात यहाँ करते हैं तो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. तो इस तरह से हम लोग को डिफरेंस देखने को मिल जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, नाइट टाइम की बात करते हैं. ड्यूरिंग द नाइट टाइम वी कैन से फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगा, मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज एलिमिनेटेड, नो फोटोसिंथेसिस, नो ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. वी कैन से ड्यूरिंग रेस्पिरेशन we can say no oxygen release, so respiration is normally not performed in such a way like it is not extensively performed and CO2 is more eliminated. तो यहाँ पे डिफरेंस ऐसे आपको देखने को मिलेगा कि लाइक फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, वहां से ऑक्सीजन का रिलीज नहीं हो रहा, लेकिन रेस्पिरेशन थोड़ा बहुत होगा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होगा बट थोड़ा बहुत होगा, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होगा. जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो CO2 इन्वायरमेंट में एड ऑन होगा. इसलिए एक पॉइंट और बोला जाता है कि इन द नाइट टाइम इट इज नॉट एडवाइज्ड टू स्लीप नियर बाय द ट्री एंड ऑल. ऐसा बोलते हैं कि रात के टाइम पे पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि वहां पे मोर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो सकती है. तो ये पॉइंट ऐसे बोला जाता है, ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट, नाउ रेस्पिरेशन. अब रेस्पिरेशन को दो फेजेस में हम लोगों ने पहले देखा हुआ था, तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे देखते हैं. रेस्पिरेशन को इन टू फेज इट इज डिटरमाइंड एज लाइक ब्रीदिंग या एक्सटर्नल फॉर्म, सेलुलर रेस्पिरेशन. अब इन दोनों को कैसे डिटेल में आगे समझते हैं, कैसे प्रोसेस होता है, ये नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे. ये हमने अभी जनरल वे में देख लिया, लाइक ब्रीदिंग देन सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सारे पॉइंट. अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है इसमें. देखो सेलुलर रेस्पिरेशन में आते हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेलुलर रेस्पिरेशन, तो इनसाइड द सेल द रेस्पिरेशन प्रोसेस इज परफॉर्म्ड, और वहां पे एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया. अभी पीछे के स्लाइड्स में हमने बोल के रखा हुआ था कि इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं. तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, ब्रेक डाउन होगा बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, एंड देन देर इज रिलीज ऑफ एनर्जी. द एनर्जी रिलीज विल बी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. किस फॉर्म में रहेगी? एटीपी. एटीपी को हम लोग बोलते हैं एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट. क्या बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. नाउ इस प्रोसेस को हम लोग बायोकेमिकल प्रोसेस के फॉर्म में रिलेट करते हैं, ठीक है. और लाइक इट इज अ केमिकल प्रोसेस विच इज परफॉर्म्ड इन अ लिविंग सेल. एक लिविंग सेल में एक केमिकल प्रोसेस परफॉर्म होता है, तो इस तरह हम लोग समझते हैं. बेसिकली अगर आपको इतना ही बोला जाए कि भाई ब्रीदिंग में या सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, तो वहां पे बस आप इतना बोलोगे, ब्रीदिंग जो रहेगा, ब्रीदिंग इज द प्रोसेस विच इज परफॉर्म्ड वेयर द गैसेस इज इनटेकन फ्रॉम द लंग्स और रिलीज्ड, दैट इज द ब्रीदिंग. सेलुलर रेस्पिरेशन की अगर आप बात बोलेंगे तो वहां पे ये सेल के अंदर होता है. सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल होता है, और उसके अंदर हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज जो होगा वो ब्रेक डाउन होगा, और वहां पे ब्रेक डाउन से फिर एनर्जी का प्रोडक्शन होगा. देयर लाइक इन द सेल इन द माइटोकॉन्ड्रिया, और उसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग लाइक स्टेप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए. स्टेप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन में सबसे पहले हम लोग को देखने को मिलता है लाइक इनसाइड द सेल, सेल के अंदर, इनसाइड द सेल ग्लूकोज दैट इज अ 6 कार्बन कंपाउंड. ग्लूकोज जो होता है उसमें कितने कार्बन होते हैं? C6 हम लोग बोलते हैं, C6H12O6. तो वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है, विच इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुवेट दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड. पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में ब्रेक डाउन होता है, तो वो 3 कार्बन कंपाउंड के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है. इस स्टेप को हम लोग जो बोलते हैं, ये ब्रेकडाउन जो होता है, दिस स्टेप इज परफॉर्म्ड इन द साइटोप्लाज्म. कहां पे परफॉर्म होगा? साइटोप्लाज्म में. एंड द प्रोसेस इज
एनएरोबिक बेसिकली, जिसको हम लोग ग्लाइकोलिसिस भी बोलते हैं। बेटा यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का टर्म अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो ग्लाइको वर्ड। ग्लाइको वर्ड जो है वो ग्लूकोज से रिलेट करेगा, किससे रिलेट करेगा? ग्लूकोज से। और लिसिस, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या होगा? ब्रेक डाउन। तो एनारोबिक कंडीशन रहेगी, विदाउट ऑक्सीजन भी हम लोग बोलेंगे ये परफॉर्म हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस होगा, जहां पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा इनटू द लाइक सिंपलर फॉर्म, जहां पे हम लोग बोलेंगे 3 कार्बन फॉर्म में, जिसको हम लोग पायरुवेट बोलते हैं। ये प्रोसेस जो होता है बेटा ये साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होता है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म इट इज परफॉर्म। तो यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, इसमें दिया हुआ है लाइक वी कैन से ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट दैट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाता है एंड इट इज अ साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस। क्लियर? अब सेलुलर रेस्पिरेशन के स्टेप्स देख रहे हैं। पहला स्टेप आपको क्या देखने को मिला? दैट इज द ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नाउ वी कैन से pyruvate enters the mitochondria and here pyruvate is broken down in the presence of oxygen to release the energy in the form of ATP। ATP के फॉर्म में एनर्जी का रिलीज होगा जब पायरुवेट एंट्री करेगा। कहां पर? पायरुवेट एंट्री करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मतलब पहले स्टेप में साइटोप्लाज्म में एंट्री हुई, साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन हुआ, पायरुवेट बना, पायरुवेट एंट्री करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अब उसका ब्रेक डाउन होगा और वहां से एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, so we can say that CO2 H2O are as given as a byproduct। CO2 एंड O2 जो H2O जो रहेगा ये बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज कर दिया जाएगा। और यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, ये देखो ये आपका सेल का स्ट्रक्चर, ये पूरा सेल है। सेल के अंदर ये जो रीजन रहेगा बेटा ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर हम लोगों ने बोला कि 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल था वो ब्रेक डाउन होकर क्या बन गया? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पायरुवेट बोलते हैं। अब ये पायरुवेट साइटोप्लाज्म में एंट्री, साइटोप्लाज्म में जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या कर जाएगा? एंट्री कर जाएगा। जब ये एंट्री करेगा तो यहाँ पे 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था, ऑक्सीजन प्रेजेंस था, तो हम लोग एरोबिक कंडीशन बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर वहां पे H2O CO2 बनता है और साथ में ATP जनरेशन होता है, जिसको हम लोग एनर्जी करेंसी बोलते हैं या एनर्जी मॉलिक्यूल बोलते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कैसे सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है? यहाँ पे प्रॉपरली पायरुवेट का ब्रेकडाउन आपको दिखा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो कुछ कंडीशंस होती है भाई, बोला गया है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, ध्यान समझिएगा, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ह्यूमन मसल सेल्स रिस्पायर इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। भाई बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने का मन कर गया, सोचे एक ही दिन में पूरा बॉडी वॉडी बना लेना, एकदम बॉडी बिल्डर बन जाना है मस्त एकदम। तो अब ऐसा ही इच्छा कि भाई जिम गए वहां पे एक ही दिन में सोचे कि बॉडी बन जाएगी, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया, अब मसल से पेन होना शुरू हो गया। तो वो क्या होता है वही यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द मसल सेल्स रिस्पायर्स इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। मसल सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वहां पे रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। As a result, in the muscle cells, pyruvate is broken down into the lack of oxygen to release the energy in the form of 2 ATP। तो वहां पे कम एनर्जी बनती है बट ऑक्सीजन की कमी रहती है और इसलिए हम लोग को वहां पे पेन फील होता है बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। Here we can say lactic acid is formed as a byproduct and this lactic acid gets accumulated in the muscle cells. Due to this, the muscle feels fatigue during the exercise। तो एक्सरसाइज के टाइम में हम लोग बोलते हैं हमारी मसल्स जो होती है वो धीरे धीरे थक जाती है और फिर जैसे आपने आज एक्सरसाइज किया, सुबह उठ रहे हो तो सुबह आपको मसल से बहुत ज्यादा पेन फील होता है। वो पेन फील इसीलिए होता है क्योंकि यू हैव डन एक्सरसाइज एंड देन योर मसल वॉज नॉट रेडी फॉर दैट। और उस कंडीशन में वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया, लैक ऑफ ऑक्सीजन था और वहां पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है जो पेन की तरह आपको फील होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है और इसी से हम लोग को फिर मसल्स में पेन होना शुरू होता है। क्लियर?
बेटा ये तो समझ रहे हो डंबल लेके बैठा हुआ है, एक दिन में बॉडी बनाना चाहता है, ठीक है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट रिस्पायर इन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बेटा जो सिंपलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ईस्ट, जैसे हम लोग बोल सकते हैं सम फंगस, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पायर करते हैं। सो इन केस ऑफ ईस्ट पायरुवेट इज ब्रोकन डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में वहां पे एनर्जी रिलीज होती है। हेयर इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म। इथेनॉल, बेटा इथेनॉल दैट इज C2H5OH, C2H5OH, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है विच इज फॉर्म्ड एज अ बाई प्रोडक्ट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं, जहां पे इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। So here we can say like pyruvate is present, then ethanol is formed in the yeast cell in the absence of oxygen, ठीक है। तो ये हमारा एक अलग दूसरे टाइप का रेस्पिरेशन होता है, जहां पे in the lack of oxygen there is production of energy in simpler organism. Now this is the complete like breakdown of glucose by various pathway, और यहीं से हमारा ये जो टॉपिक होगा एंड हो जाएगा। ये लास्ट अपनी स्लाइड है फॉर रेस्पिरेशन, जल्दी से इसको देख लेते हैं। और ये जो फ्लो चार्ट है बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा। चलो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, ये अगर समझ लिया तो पूरा टॉपिक क्लियर हो गया, कोई इशू नहीं वहां पे। सबसे पहले बोलते हैं 6 कार्बन ग्लूकोज रहता है। क्या रहता है? 6 कार्बन ग्लूकोज। और इसकी एंट्री कहां पे होगी? साइटोप्लाज्म में होगी। साइटोप्लाज्म में 6 कार्बन ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो जाएगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, जो क्या होता है बेटा? पायरुवेट होता है। क्या होता है? पायरुवेट। आफ्टर दैट पायरुवेट it goes in the absence of oxygen in the yeast, then lack of oxygen in our muscles and presence of oxygen in mitochondria। ये ईस्ट की कंडीशन है जहां पे सिंपलर ऑर्गेनिज्म रहता है। ये मसल्स की कंडीशन है जब आप एक्सरसाइज बहुत हैवी कर लेते हो। और ये माइटोकॉन्ड्रिया की कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन है जब नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है। तो यहाँ पे एब्सेंस की कंडीशन में इथेनॉल बन जाता है, देन कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी बनती है 2 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। बात समझिए, इथेनॉल C2H5OH। देन लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, दिस फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ये लैक्टिक एसिड का जो एक्यूमुलेशन है ये हैवी एक्सरसाइज के टाइम पे होता है, हैवी एक्सरसाइज के टाइम पर होता है, और इसी के कारण मसल्स में पेन फील होता है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात बोलते हैं तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्रॉपर एनर्जी बनती है, जो एक नॉर्मल कंडीशन होता है रेस्पिरेशन का, बाय विच वी रेस्पायर नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट था ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और यहाँ से इस वाले पॉइंट से हमारा जो ये रेस्पिरेशन का कंटेंट है वो पूरा खत्म हो जाता है। तो बेटा आर्म से तो फंडा क्लियर है, और आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, और फिर नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।